अ स्लम्बर डेड माई स्पिरिट सील हो गया है, लुक स्ट्रेंजर हम कर रहे हैं, गॉड्स ग्रेडियर हमारा हो गया है, ठीक है, अ लिटिल लर्निंग हो गया है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस हो गया है, ब्रेक 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 हो गया है, ओडे टू द नाइट एंजल एंड ओडे टू द वेस्ट विंड बचा है। ये दो पोएम है हमारी, थोड़ी बड़ी बड़ी हैं इसलिए मैंने लास्ट के लिए रखा है ताकि आप आराम से समझा सकूं। स्टोरीज में आपका द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड बच गया है बस, पोस्ट मास्टर एंड द सेल्फिश जायंट हो चुका है, ऐसे तीनों बच्चे हैं, ऑन इंडिया, ऑन बीइंग अ बोर एंड लाइफ फिलोसफी एंड मर्चेंट ऑफ वेनिस ड्रामा बचा है। ठीक है, तो पोइट्री हम अगर तीनों खत्म कर लेते हैं, जो लुक स्ट्रेंजर अभी मैं पढ़ा रही हूँ, ऑडे टू द नाइट एंजल एंड ऑडे टू द वेस्ट विंड, ये दोनों अगर खत्म कर लेते हैं तो हमारे पास स्टोरीज एंड ऐसेस बच जाएंगे, एक स्टोरी और 3 ऐसे बच जाएंगे खत्म होने के लिए। मर्चेंट ऑफ द वेनिस जो है उसको मुझे फेस टू फेस समझाने में ज्यादा बेटर है। ठीक है, उसको फेस टू फेस आप लोग ऑफलाइन क्लासेस में आएंगे तो उसमें ज्यादा बेटर होगा समझाना, तो उसको मैंने लास्ट के लिए रखा हुआ है। ठीक है, all right, so without wasting any time, let's go ahead and start reading whatever we were doing. Yes, आपका यहाँ पर जो भी लास्ट क्लास मैंने पढ़ाया था, आई होप सबको समझ में आ गया हो। अगर कुछ ऐसा जो नहीं समझ में आया है तो यू कैन गो अहेड एंड आस्क मी द क्वेश्चंस। किसी को कुछ ऐसा जो नहीं समझ में आया है? All right, so if there is nothing that you didn't understand, तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। ये 2 पैराग्राफ हमारे हो गए थे, मैं ब्रीफली डिस्क्राइब कर दे रही हूँ। अभी नो 100 टाइम्स बोलने के बाद भी आपका तरीका जो है ना बिल्कुल सुधर नहीं रहा है। इतना बार बोल दिया है कि whenever you are joining the class you have to keep yourself muted। ठीक है बच्चे, मैं रिवाइज करा दूंगी, मैं ब्रीफली रिवाइज करा रही हूँ, बहुत डिटेल में नहीं समझाऊंगी, मैंने पहले ही बोला है। आप लोग बार बार ये लोग करते हैं ना, कुछ बच्चे आधे दिन एब्सेंट रहेंगे, आधे दिन आ जाएंगे, तो उनकी वजह से बार बार रिपीट होता है और सिलेबस आपका बहुत ज्यादा पीछे जा रहा है। ठीक है, तो इट्स बेटर दैट आई डोंट रिपीट इट। मैं यहाँ ब्रीफली सिर्फ आपको बता दे रही हूँ कि क्या क्या चीजें यहाँ पर डिस्क्राइब की गई हैं। ठीक है, यस, तो लास्ट क्लास हमने ये 2 पैराग्राफ्स कर लिए थे। फर्स्ट पैराग्राफ में जो है हमारा जो पोएट है वो बता रहा है कि जो स्ट्रेंजर है, स्ट्रेंजर यानी कि वो हर एक इंसान को कह रहा है। स्ट्रेंजर का एक्चुअल मीनिंग होता है जो अनजान लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेंजर जो है वो पोएट के लिए हर कोई है। ठीक है, हर एक इंसान को वो कह रहा है कि तुम इस आइलैंड को देखो, यहाँ पे जो रोशनी फैल रही है, उगते हुए सूरज की जो रोशनी फैल रही है, उससे तुम्हें अपनी खुशियां मिलेंगी। यहाँ पर कुछ देर के लिए रुक जाओ, ठीक है, और तुम्हें वहां पर समुंदर की लहरों का जो आवाज है, लहरों का जो आवाज है वो तुम्हें सुनाई देगा। अपने कानों के थ्रू तुम सुन सकते हो उन लहरों की आवाज को, जो कि बहुत ही अच्छी है। सेकेंड पैराग्राफ में बताया जा रहा है, जो पोएट है वो कह रहा है कि इस फील्ड, जो फील्ड है वो फील्ड रेफर कर रहा है बीच को। ठीक है, उस फील्ड को वो कह रहा है कि उसके एंड पर तुम रुको वहां पर। ठीक है, चौक वॉल्स यानी कि जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं कई बार सी के, जो मैंने आपको लास्ट क्लास दिखाया भी था, तो उस बड़े बड़े पत्थर पे एक तरफ पे जो वेव्स हैं वो आके टकरा रही हैं, और उन वेव्स के जब वापस जा रही हैं वो वेव्स, तो अपने साथ वो उस बड़े से पत्थर को तो नहीं ले जा सकती, वो बहुत ही बड़ा पत्थर है, तो उसके कुछ टुकड़े वापस ले जा रही है, और सैंड वापस ले जा रही है, और लकड़ी के कुछ टुकड़े वापस ले जा रही है। तो क्योंकि पत्थर और सैंड ऐसी चीज है जो पानी में डूब जाती है, लेकिन जो लकड़ी का टुकड़ा है वो ऊपर उसकी सतह पे तैर रहा है। ठीक है, और उस पे एक सी गल, जो एक बर्ड का नाम है, वो आके कुछ देर के लिए वहां पर रुक गई और उसके बाद चली गई। ये सारी चीजें यहाँ पर दोनों पैराग्राफ्स में एक्सप्लेन की गई हैं। ठीक है, अगर किसी ने क्लास मिस कर दी है तो वो नेक्स्ट क्लास का वीडियो जो है वो अपलोड हो चुका है, लास्ट क्लास का, वो आप जाके देख सकते हैं। दोबारा रिपीट करने में टाइम जाया हो जाएगा,
इसीलिए मैं यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ यानी कि लास्ट पैराग्राफ समझा रही हूँ। उसके बाद अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो मैं पूरा पोएम में जो भी डाउट होगा वो पूछ लेना, आज ही के आज पूछ लेना। पैराग्राफ थर्ड जो है उसमें बताया गया है, फार ऑफ लाइक फ्लोटिंग सीड्स द शीप्स। यहाँ पर फ्लोटिंग सीड्स द शीप्स मतलब दूर से अगर तुम देखोगे, जैसे तुम किनारे से अगर देखते हो तो तुम्हें जो उसके समुद्र के ऊपर जो शिप्स जा रही हैं, समुद्र में जो शिप्स जा रही हैं, वो अगर तुम बहुत दूर से बीच के किनारे से अगर देख रहे हो तो वहां पे तुम्हें जो बहुत सारी शिप्स जो अपना काम करने के लिए इधर उधर जा रही हैं, वो फ्लोटिंग सीड्स की तरह, जैसे अगर बीज तुम पानी में डाल देते हो, ठीक है, किसी कोई भी चीज बीज जैसा अगर तुम पानी में डाल देते हो तो वो कैसे फैल जाता है, उस तरह वो छोटे छोटे बीज जैसे दिखेंगे। ठीक है, यानी कि वो शिप्स को, क्योंकि वो बहुत दूर है, उनका साइज कंपेयर कर रहे हैं कि शिप्स जो इतने बड़े बड़े होते हैं वो भी समंदर में अगर बहुत दूर चले जाएं तो छोटे छोटे सीड्स की तरह, दाने की तरह दिखाई देते हैं। ठीक है, तो उस दाने तैर रहे हैं उसके ऊपर, पानी के ऊपर, इस तरह वो शिप्स लगते हैं दूर से देखने में। डाइवर्ज ऑन अर्जेंट वॉलंटरी एरेंट। डाइवर्ज मतलब वो अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, जितने भी शिप्स हैं वहां पर सी में जो तुम्हें दिख रहे हैं वो अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। अर्जेंट वॉलंटरी एरेंट्स, अर्जेंट मतलब जरूरी, वॉलंटरी मतलब जो तुमने खुद से करना है। ठीक है, जिसने मतलब अगर तुमने वॉलंटरी यहाँ पर कुछ काम किया है, मतलब तुमने अपनी मर्जी से वहां पर वो काम किया है। एरेंट्स मतलब काम करना, तो यानी कि कुछ अर्जेंट काम है जो उसने जो वहां पर खुद से उन्होंने लिया है काम करने का जिम्मा, और वो लोग अलग अलग दिशा में, यहाँ पर शिप्स की ही बात हो रही है। ठीक है, जो शिप्स हैं या फिर शिप के जो ऊपर लोग हैं वो जा रहे हैं वहां पर, वो सभी ने, उनको सभी को कुछ काम करना है, जरूरी काम है, तो वो अलग अलग दिशा में सी से जा रहे हैं। ठीक है, और दूर से देखने पर वो बीज जैसे, छोटे से बीज जैसे समंदर में फ्लोट करते हुए, तैरते हुए दिखते हैं। एंड दिस फुल व्यू इंडीड में एंटर। ये जो फुल व्यू यानी कि ये जो पूरा का पूरा दिख रहा है तुम्हें, समंदर, आसमान, सब कुछ जो तुम्हें यहाँ पर मैंने डिस्क्राइब किया जो दिख रहा है, में एंटर। ठीक है, इंडीड में एंटर मतलब वो एंटर करेगा, कहाँ एंटर करेगा, and move in memory as now these clouds do that pass the harbor mirror and all the summer through the water saunter। यहाँ पर बोल रहा है कि ये सारी व्यू जो है, जो मैंने अभी ऊपर से यहाँ तक, इस लाइन तक जो मैंने फर्स्ट पैराग्राफ से इस लाइन तक जो मैंने व्यू तुम्हें दिखाया, ठीक है, समंदर की लहरों का व्यू जो दिखाया, फील्ड का जो व्यू दिखाया, जो बर्ड आके बैठी उसका व्यू दिखाया, जो समंदर का आवाज है, जो लहरों का आवाज है वो तुम्हें सुनाया, और यहाँ पर जो शिप्स जा रही हैं उनका जो दूर से देखने पर वो जैसे बीच जैसा लगती हैं, ये सारी चीजें जो मैंने तुम्हें दिखाई, ये सभी तुम्हारे मेमोरीज में एंटर कर जाएंगी। ठीक है, जो तुम्हारा मेमोरी है, जो तुम्हारा याददाश्त है, उसमें एंटर कर जाएंगी और उसमें मूव करेंगी क्लाउड्स की तरह। आसमान में जैसे ये क्लाउड्स अभी हैं उस तरह वो मूव करेंगे, वो मेमोरीज जो हैं वो मूव करेंगे तुम्हारे माइंड में। और दैट पासिस द हार्बर मिरर, हार्बर मिरर यहाँ पर कहा गया है समंदर को, समंदर में आसमान का परछाई दिखता है, इसीलिए हार्बर मिरर कहा गया है। समंदर में जो आसमान का नीला रंग और उसके बादल सारे दिख रहे हैं, उसको मिरर की तरह कहा दिख रहा है वहां पर, इसीलिए उसको हार्बर मिरर कहा गया है। एंड ऑल द समर थ्रू द वाटर सॉन्टर, मतलब ये पूरा जो समर है जो तुमने एंजॉय किया, ये वाटर सॉन्टर की तरह, ये तुम्हें एंजॉय, ये सारी जो मेमोरीज हैं ये तुम्हारे माइंड में रह जाएंगी एक यादें बनकर। ठीक है, वाटर सॉन्टर का मतलब होता है जब आप, सॉन्टर का मतलब होता है जब आप वॉक पे निकलते हैं। ठीक है, जब आप रिलैक्स्ड कुछ भी कोई काम कर रहे होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा आपको मतलब बहुत ज्यादा हिलना डुलना नहीं होता है, आप आराम से लंबी लंबी वॉक्स अगर ले रहे हैं, ठीक है, जैसे बीच पे जैसे वॉक करने जाते हैं कई बार बहुत लोग, तो उनको बोलते हैं सॉन्टर, वाटर सॉन्टर। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो तुम यहाँ पर
जो भी तुमने मेमोरीज यहाँ पर बनाई है, इस बीच के पास जो तुम्हारी मेमोरीज बनी है, इन सभी मेमोरीज को तुम्हारे माइंड में ये सारी छप जाएंगी और एंटर करके वो रह जाएंगी। जिस तरह ये क्लाउड्स जो हैं उसकी परछाई यहाँ पर समंदर पे दिख रही है, उसी तरह उसकी परछाई तुम्हारे माइंड में हमेशा के लिए रह जाएगी। That's what this paragraph is trying to say. Anything that you didn't understand here? इस पैराग्राफ में कुछ भी ऐसा जो नहीं समझ में आया तुम्हें? यस रोहित। मैम सेकेंड लाइन जरा सा बता दीजिएगा। क्या फिर से? सेकेंड लाइन थर्ड पैराग्राफ के सुन। जी मैम। यस, सेकेंड लाइन में यहाँ पर बताया जा रहा है दैट डाइवर्ज ऑन अर्जेंट वॉलेंट्री अरेंज। अर्जेंट वॉलेंट्री एरेंड मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपका जो शिप्स हैं, ठीक है, वो डाइवर्ज मतलब अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। अर्जेंट यानी कोई जरूरी काम जो उन्होंने खुद अपने जिम्मेदारी लिया है। एरेंड मतलब काम होता है, ठीक है। खुद कोई जरूरी काम उन्होंने अपने जिम्मे लिया है और उस काम को पूरा करने के लिए वो अलग अलग दिशा में सी के थ्रू वो शिप्स जो हैं वो जा रही हैं। और जब वो जा रही हैं तो वो दूर ऐसा दिखती हैं जैसे वो बीज जो है वो पानी में फ्लोट हो रहे हैं, इस तरह दूर से वो दिखाई देती हैं जब वो शिप्स अपने जरूरी काम के लिए अलग अलग दिशा में जा रही हैं, ठीक है। यस हिमांशु, डू यू हैव एनी डाउट? यस मैम। क्या डाउट है? फिफ्थ लाइन मैम, फिफ्थ और सिक्स्थ लाइन। दैट हार्बर मिरर। मैम उसके ऊपर वाला और वो। ये दोनों लाइन है। यस मैम। यस, तो यहाँ पर बताया जा रहा है आपको कि इफ यू हैव, ये सारी जो चीजें मैंने तुम्हें दिखाई हैं ऊपर से लेकर यहाँ तक जो भी चीजें मैंने तुम्हें दिखाई, ठीक है, अप टू दिस पॉइंट, अप टू दिस पॉइंट, ये सारी जो यहाँ पर सीनरी वगैरह दिखा रहा था पोएट हमें, ठीक है, इन सभी मेमोरीज को, ये सारी चीजें जो तुमने देखी, फुल व्यू जो है इसका तुम्हारे मेमोरीज में ये एंटर कर जाएंगे। और बादल की तरह, जिस तरह बादल का जो रिफ्लेक्शन है वो तुम्हें सी में दिखता है, उसी तरह ये मेमोरीज जो हैं वो तुम्हारे माइंड में हमेशा रहेंगी, जो तुम्हें परछाई की तरह कहीं ना कहीं तुम्हारे माइंड में रहेंगी। और तुम उन्हें अच्छे दिनों की तरह, मतलब अगर तुम्हें कहीं बुरा लग रहा है या कहीं तुम्हारी नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं तो तुम्हें उन यादों को याद करके तुम हैप्पी हो सकते हो, तुम्हें खुशी मिल सकती है, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये कहना चाह रहे हैं कि ये सारी मेमोरीज जो हैं ये तुम्हारे माइंड में हमेशा रहेंगी। whenever you want to revisit it, मतलब बाद में तुम कभी भी उस मेमोरी को याद कर सकते हो, ठीक है। एनी डाउट नाउ? किसी और को भी इसमें कोई भी पैराग्राफ में कोई भी डाउट? यू कैन लुक थ्रू ऑल दी 3 पैराग्राफ्स हियर जस्ट। यस, ये 3 पैराग्राफ जो भी हैं पूरा पढ़िए, इसमें से कुछ भी ऐसा जो नहीं समझ में आया वो अभी पूछ लो। वी हैव हाफ एन आवर, हाफ एन आवर में इसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे ये पोएम आज के बाद, फिर नेक्स्ट क्लास इसका क्वेश्चन ही डिस्कस होगा। यहाँ पर पूरा पोएम पढ़िए, कुछ भी ऐसा, क्योंकि एनालिसिस आपको खुद से लिखना है पहले, उसके बाद मैं भेजूंगी, आपको भी पता है। तो एनालिसिस लिखने के लिए या क्वेश्चन आंसर करने के लिए क्या क्या चीजें आपको जरूरी है वो सब आपको जानना है। यहाँ पर कुछ भी ऐसा जो नहीं समझ में आ रहा है जिसका एनालिसिस में आप नहीं लिख सकते हैं वो मुझे यहाँ पर पूछ लो। यस अंकित। मैम, that pass the harbor mirror and all the summer through the water center. यस, ये 2 लाइनों में जो पोएट हैं वो कह रहे हैं कि हार्बर मिरर, दैट पास द हार्बर मिरर, वो क्लाउड्स जो हार्बर मिरर, हार्बर मिरर का मतलब होता है जो समंदर है उस पे बादलों का परछाई दिख रहा है, इसीलिए उसको मिरर कहा गया है, ठीक है। तो इसीलिए जो क्लाउड्स हैं जो पास कर रहे हैं, यानी कि वहां से चल के जा रहे हैं, क्लाउड्स चल के जाते ही हैं, ठीक है, भले वो बहुत स्लो जाते हैं तो आपको पता नहीं चलता है, फास्ट जाते हैं तो पता चलता है। तो क्लाउड्स जो है वो पास हो रहे हैं, वो समंदर की जो लहरें हैं उस पे उनकी परछाई बन रही है। तो जिस तरह उन क्लाउड्स की परछाई बन रही है उस समंदर पे, उस तरह ये जो व्यूज मैंने तुम्हें दिखाए हैं
उसकी परछाई हमेशा तुम्हारे माइंड में रहेगी, ठीक है। और ये समर थ्रू मतलब ये पूरा समर जो तुमने इन सभी चीजों को देखा, ध्यान दिया, ये एक तुम्हें रिलैक्सेशन देगा बाद में, ठीक है। वाटर सॉन्टर मतलब जब तुम पानी में चलते हो, यानी कि पानी में जब किनारे पे कभी कभार आपने देखा होगा कि पैर आप एकदम किनारे पे जहां पर वेव्स कभी कभी आ रही हैं, उस साइड जब आप वॉक करते हैं तो आपको बहुत रिलैक्सेशन फील होता है, ठीक है। तो उस चीज से कंपेयर किया गया है कि ये सारी व्यूज जो मैंने तुम्हें बताई हैं, इन सभी को अगर तुम या इन सभी ये सारी यादें जो हैं तुम्हारे दिमाग में बस गई हैं, और इन सभी को जब तुम बाद में याद करोगे तो तुम्हें रिलैक्स्ड फील होगा, ठीक है। यस मनीष। मैम लास्ट का 2 लाइन एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। बच्चे अभी वही समझा रही थी ना, यही तो लाइन बताया ना मैंने आपको अभी, तो लास्ट का लाइन जो था ना तो समझ में नहीं आया लास्ट का। लाइन समझा रही थी मैं अभी, सुना करो, इसीलिए कहती हूँ आप लोग 2-3 बार एक ही क्वेश्चन आता है, इसका मतलब आप सुन नहीं रहे हो, ठीक है। जब एक बच्चे ने वही सवाल पूछा, मैं वही समझा रही हूँ, उसके बाद भी आपका डाउट हो रहा है, तो या तो आप समझ नहीं पा रहे हो या फिर आप सुन नहीं रहे हो। दैट पास द हार्बर मिरर मतलब जो क्लाउड्स हैं, ठीक है, ये जो क्लाउड्स जो समंदर के ऊपर से गुजर रही हैं, बादल जो हैं, ये जो समंदर के ऊपर से गुजर रहे हैं, इनका परछाई पड़ रहा है समंदर पर, तो उसे मिरर कहा गया है। हार्बर मिरर, हार्बर मतलब क्या होता है, हार्बर बताया था ना, जहां पर शिप्स आके रुकती हैं किनारे पर, तो उसका जो परछाई बन रहा है, बादलों का जो परछाई बन रहा है, हार्बर समंदर के सतह पर जो उसकी परछाई दिख रही है तुम्हें, इसीलिए वहां पर मिरर कहा गया है, ठीक है। तो वो हार्बर मिरर जो है, उसमें जो क्लाउड्स दिख रही हैं पास होते हुए, उसी तरह ये मेमोरीज जो हैं, ये जो व्यूज तुम्हें मैंने अभी दिखाए, ये तुम्हारे याददाश्त में, ये तुम्हारे दिमाग में हमेशा के लिए बस जाएंगे, ये रह जाएंगे, और वो तुम बाद में कभी याद कर सकते हो। ऑल दिस समर थ्रू मतलब जो समर पूरा तुमने यहाँ पर गुजारा है, ये सारा सीनरी तुमने जो देखा यहाँ पर पूरे समर में, ठीक है, ये तुम बाद में, दैट द वाटर सॉन्टर का मतलब होता है लंबी वॉक्स। जब आप रेस्ट करने के लिए, रिलैक्सेशन के लिए लंबी वॉक्स पे जाते हैं तो उन्हें सॉन्टर कहते हैं। वाटर सॉन्टर यानी कि जब आप किनारे में, बीच के किनारे पानी जब आ रहा है, वेव्स आ रहा है, उसके ऊपर जब वॉक कर रहे हैं, उस चीज को वाटर सॉन्टर कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि जब तुम यहाँ पर इस समर के बाद, जब तुम्हारी जो ये मेमोरीज है जो तुम्हारे दिमाग में चली गई हैं, जो बादलों को यहाँ पर, जिस तरह यहाँ पर बादल की परछाई तुम्हें दिख रही है सी पर, समंदर के सरफेस पर, उसी तरह ये मेमोरीज तुम्हारे माइंड में बाद में तुम यूज कर सकते हो इन्हें रिलैक्सेशन के लिए, ठीक है, अपना आराम करने के लिए। मान लीजिए तुम बहुत किसी दिन थक कर आए हो, बीच पे नहीं जा सकते, तो जो चीजें तुमने यहाँ पर देखी बीच पर, उसे तुम याद करोगे, ठीक है। ये बोला जा रहा है यहाँ पर। अभी भी किसी को कोई डाउट? बच्चे मैं तो समरी भेज देती हूँ, मैं तो एनालिसिस भेज देती हूँ, आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इतनी बार समझाने के बाद मैं हिंदी में समझाती हूँ, मैं इंग्लिश में बोलूंगी तो तुम लोग को तो समझ में ही नहीं आएगा। हिंदी में समझाती हूँ फिर भी आप लोग को यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, फिर भी आप लोग यहाँ पर लिख नहीं रहे हैं एनालिसिस खुद से। वॉलेंटरी एरेंड मतलब, वॉलेंटरी का मतलब होता है, देखो इसीलिए मेरे को गुस्सा आता है, जब बार बार बोल दिया गया है तो दोबारा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। एक बार में वर्ड मीनिंग जो बताती हूँ लिख के रखो सब कोई। अर्जेंट का मतलब जो जरूरी काम है। वॉलेंटरी मतलब जो तुम खुद से अपने मन से करते हो, ठीक है। वॉलेंटरी ब्लड डोनेशन मतलब तुमने अपने मन से ब्लड डोनेट किया, किसी ने तुम्हें जबरदस्ती नहीं किया, ठीक है, पैसे नहीं दिए, अपने मन से तुमने वहां पर जो ब्लड है उसे डोनेट किया, अपना ब्लड डोनेट किया। तो वॉलंटरी का मतलब जो तुम खुद से अपने मर्जी से करते हो। एरेंड्स का मतलब होता है कोई भी काम, ठीक है, हाँ खुद का कोई काम, ठीक है, जो आप मतलब मान लीजिए कि आप यहाँ पर घर पे कोई घर का कोई सामान लाने के लिए आपको मम्मी बोल देती है कि ये ले आओ वो ले आओ, उसको एरेंड्स कहते हैं। आपका जो काम है वो आप करके आ रहे हैं, ठीक है, आपका काम है पढ़ना, पढ़ाई आप कर रहे हैं,
तो पढ़ाई करने के लिए आपने बुक्स खरीदी, किताबें खरीदी, ये सारी चीजें जो हैं आप जा रहे हैं, कर रहे हैं, लेके आ रहे हैं, ये सारे एरेंड्स होते हैं। एनीथिंग एल्स? और कुछ भी ऐसा जो नहीं समझ में आया? फर्स्ट 2 पैराग्राफ भी अच्छे से पढ़ लीजिए, पूरा समरी आपको खुद से लिखना है। व्हेन यू आर गोइंग टू कम, यहाँ पर जब क्लासेस आप करने आएंगे तो मैं कॉपी चेक करूंगी सबकी, मेरे पास 2 समरी होनी चाहिए, एक जो आपने खुद लिखी है, एक जो मैं आपको भेजूंगी। फर्स्ट पैराग्राफ से थर्ड पैराग्राफ, तीनों पैराग्राफ में अगर किसी को भी कोई डाउट है तो अभी पूछ लो। समरी लिख लीजिए। अगर समरी लिखने में दिक्कत आ रही है, आपको लग रहा है कि यहाँ पर किसी का हम समरी में लाइन नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे, तो वो पूरा लाइन आप पूछ लीजिए। ब्रीफली मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। पहला जो सेंटेंस है, पहला जो पैरा है, उसमें बताया जा रहा है कि जो हमारा पोएट है वो हमें कह रहा है, एक तरह से देखिए यहाँ पर अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर ये पोएम क्यों लिखी गई है, तो ये चीज मैंने पहले भी समझाई थी, अभी फिर बता दे रही हूँ। ये पोएम जो है ये सिर्फ आपको नेचर से कनेक्शन बनाने के लिए लिखी गई है, आपको ये बताने के लिए कि आप दिनचर्या का जो काम करते हैं, एवरी डे जो आप वर्क करते हैं, उसमें आपको रुक कर थोड़ा ठहर कर नेचर का भी इंजॉयमेंट लेना है, नेचर से भी रिलेट करना है, खुद को देखना है कि हमारे नेचर में कितनी अच्छी चीजें हैं। ठीक है? यस। तो दिस पोएम इज वन ऑफ द वेज टू फॉर द पोएट, जो पोएट है, जो पोएट है हमारे ऑर्डन, उनका ये एक नजरिया है कि आपको ये सारी चीजें अपने नेचर के बारे में जाननी चाहिए। मेरे नजरिए से देख के देखिए कि कितना सुंदर हमारा जो यहाँ नेचर है वो दिखता है। ठीक है? तो ये चीज हमारा जो पोएट है ये बताना चाह रहा है। ठीक है? तो फर्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने कहा कि इस आइलैंड पे तुम देखो, ठीक है, अभी इस आइलैंड पे थोड़ा रुको, लुक स्ट्रेंजर ऑन दिस आइलैंड नाउ, अभी इस आइलैंड पे तुम देखो। ठीक है? और जो लीपिंग लाइट्स है, लीपिंग लाइट्स अगेन बता दे रही हूँ, वर्ड मीनिंग जिसका छूट गया है लिख लेना। लीपिंग लाइट्स मतलब यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है जब सनराइज या सनसेट होता है, तो वहां पर जो ऑब्वियसली जो ब्लैकनेस है, जो डार्कनेस है, उस पे जो सन की किरणें फैलती हैं पूरे आसमान में, उसको यहाँ पर लीपिंग लाइट्स कहा जा रहा है। मतलब अचानक से जब सूरज उदय हो रहा है तो उस टाइम जो डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर होते हैं हमारे स्काई में, ब्लू कलर होता है, पर्पल कलर होता है, पिंक होता है, कहीं पे ऑरेंज होता है, कहीं पे येलो होता है, कहीं कहीं व्हाइट भी होता है, वो सारे कलर्स यहाँ पर लीपिंग लाइट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो leaping light means, yes, leaping lights means the scattering of light, different shades of light due to sunrise or sunset. ठीक है? तो leaping light for your delight discover, your delight discover मतलब तुम्हें उन रोशनी, जो जो रोशनी यहाँ पर फैल रही है, उस रोशनी में तुम्हें अपनी खुशी मिल जाएगी। डिस्कवर करना मतलब मिल जाना, खोज लेना। तो तुम्हें यहाँ पर इस रोशनी में, ये जो रोशनी फैल रही है यहाँ पर, इस रोशनी में तुम्हें अपनी खुशी, डिलाइट मतलब खुशी, मिल जाएगी। स्टैंड स्टेबल हियर एंड साइलेंट बी, यहाँ पर रुकिए और कुछ देर के लिए साइलेंट रहिए। थ्रू द चैनल ऑफ योर ईयर मे वॉन्डर लाइक रिवर द स्वेइंग साउंड ऑफ सी, समंदर की जो लहरों का साउंड है, जब वो लहरें बहती हैं उनका एक साउंड होता है, वो साउंड तुम्हें रिवर की तरह फ्लो करेगा, रिवर की तरह बहता हुआ जो सुनाई देगा, आवाज बहती हुई सुनाई देगी। यहाँ पर रिवर जो है दैट इज नॉट द सेम थिंग एज सी, सी की वेव्स का आवाज रिवर की तरह फ्लो करता हुआ, वो आवाज फ्लो करता हुआ तुम्हारे चैनल, ईयर चैनल के थ्रू तुम्हें सुनाई देगा। At here at a small field's ends pause, where the chalk wall falls to the foam and its tall ledges. यहाँ पर इस स्मॉल फील्ड के एंड पर तुम एक बार ठहरो, पॉज मतलब रुको। ठीक है? वहां पर क्या देखो कि एक जो बड़ा सा पत्थर है, ठीक है, बीच पे कई बार बड़े बड़े पत्थर होते हैं, जो कि मैंने लास्ट क्लास आपको दिखाया था किस तरह के होते हैं। ह्यूमंस के कंपैरिजन थोड़े बड़े होते हैं,
पहाड़ जितने बड़े नहीं, ह्यूमंस के कंपैरिजन, मतलब 8 फीट 10 फीट का बड़ा सा पत्थर कई बार रखा रहता है, पड़ा रहता है वहां पर, जम जाता है, ठीक है, टाइम के हिसाब से। तो उस पे जो है चॉक फोम इसलिए कहा गया है, यहाँ पर फोम रिप्रेजेंट कर रहा है आपका वेव्स जो आ रही हैं, व्हाइट कलर की वेव्स आती हैं तो वो झाग जैसी दिखाई देती हैं, इसीलिए यहाँ पर फोम लिखा गया है उन्हें। लेजेस मतलब उसका एक किनारा, उस पत्थर का एक किनारा जहां पर वो वेव्स जो है वो आके टकरा रही हैं, टकरा के नीचे गिर रही हैं, उसके बाद फिर वो वापस जब जा रही हैं तो उनका एक फोर्स होता है जिसको यहाँ पर प्लक रिप्रेजेंट कर रहा है। अपोज द प्लक मतलब वो जो बड़ा पत्थर है, ठीक है, या फिर वहां पर कोई भी ऐसा है जो उस प्लग को यानी कि उस फोर्स को अपोज कर रहा है, उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि पत्थर की बात की जा रही है तो यहाँ पर पत्थर के बारे में लिखा जा रहा है कि वो जो बड़ा पत्थर है वो उस प्लग को यानी कि वो उस फोर्स को, जब वेव्स जो है वापस जाती हैं तो उनका एक फोर्स रहता है, ठीक है, वो अंदर खींच लेती हैं अपने तरफ सब कुछ। तो पत्थर तो इतना बड़ा है तो उसको वो वापस नहीं लेके जा सकती है, तो उसको वो पत्थर अपोज कर रहा है, उस फोर्स को अपोज कर रहा है। और जो टाइड्स हैं, टाइड्स मतलब उसके वेव्स ही, ठीक है, तो टाइड्स को नॉक कर रहा है यानी तोड़ दे रहा है, उनका जो फ्लो है वो गिर जा रहा है उसके ऊपर आकर। और वापस जब वो जा रही हैं तो जो पत्थर है उसके कुछ टुकड़े, जो सैंड है और जो लकड़ी के टुकड़े हैं, उन्हें सबको साथ लेके जा रही हैं, क्योंकि जो लकड़ी का टुकड़ा है, जो पत्थर का टुकड़ा है वो नीचे गिर जाएगा, भारी होता है वो, समंदर में नीचे जाएगा, ऊपर नहीं, वो नीचे जाएगा। लकड़ी का टुकड़ा जो होता है वो सतह पे तैरता रहता है और उस पे एक गल जो है, गल का मतलब होता है सीगल, जो एक बर्ड होती है, ठीक है, जो अलग अलग विंटर्स और समर सीजन के हिसाब से ट्रैवल करते हैं वो लोग, ठीक है, अलग अलग जगह पर वो लोग ट्रैवल करते हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट इज द वेदर, वेदर के हिसाब से वो ट्रैवल करते हैं। लॉजेस मतलब आके वहां पर रुक जाती है, अ मूवमेंट, एक मूवमेंट के लिए वो वहां पर रुकती है और उसके बाद शीर साइड, उसके शीर साइड पे रुक कर, जहां पर वो लकड़ी का पट्टा जो है वो तुम्हें दिख रहा है, अ, उसके ऊपर बैठ जाएगी। तुम्हें ऐसा लगेगा क्योंकि तुम्हें वो जो लकड़ी का पट्टा है वो उतना साफ साफ नहीं दिखेगा दूर से, तुम्हें लगेगा कि वो जो है पानी के ऊपर वो बर्ड जो है वो बैठी हुई है, ऐसा लगेगा। तो इसीलिए वहां पर उसकी ब्यूटी बताने के लिए ये चीज मूवमेंट, ये मूवमेंट वहां पर डिस्क्राइब किया गया है पोएम में, कि वो लकड़ी के टुकड़े पर जब आके वो बैठेगी कुछ देर के लिए और उसके बाद उड़ जाएगी, तो तुम्हें दूर से देखने से लगेगा कि वो पानी पे बैठकर फिर चली गई, ठीक है। Far off, floating seeds, the ships diverge on urgent work, voluntary errands. दूर से जो शिप्स हैं जो जा रहे हैं अपना अपना काम करने के लिए, ठीक है, वो उनका कोई अर्जेंट काम है अपना, जिसको करने के लिए वो अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। डाइवर्ज मतलब फैल जाना, ठीक है, इधर उधर चले जाना। तो डाइवर्ज मतलब अलग अलग डायरेक्शन में वो लोग जा रहे हैं। और दूर से देखने से यानी कि वो अगर समुंदर के किनारे से आप देखेंगे तो वो बीच की तरह दिखते हैं, फ्लोट करते हुए पानी पे, बीच की तरह दिखेंगे फ्लोट करते हुए। और ये सारा व्यूज जो मैंने सारी चीजें यहाँ पर दिखाई तुम्हें, ऊपर से यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी चीजें मैंने तुम्हें दिखाई, ये सारी तुम्हारी मेमोरीज में एंटर कर जाएगा। जिस तरह क्लाउड्स की परछाई, क्लाउड्स जो जा रहे हैं उनकी परछाई तुम्हें यहाँ पर समंदर के ऊपर सतह पर दिख रही है उनकी परछाई, उसी तरह ये जो मेमोरीज हैं ये तुम्हारी माइंड में परछाई बन के कभी कभार जब तुम इस समर को याद करोगे बाद में, ठीक है, जब तुम लंबी वॉक पे कभी जाओगे या कभी अपना दिमाग शांत करने की कोशिश करोगे तो ये सारी चीजें जो हैं ये तुम्हें याद आएंगी, ठीक है, ये तुम याद कर सकते हो अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए। और जो टेंशन है, जो स्ट्रेस है, उसे, दिन भर का जो काम है उसे, थकावट को हटाने के लिए ये सारी मेमोरीज तुम्हारी हेल्प करेंगी, ठीक है। अब बताओ किसी को कोई डाउट इसमें, कुछ भी ऐसा जिसका वर्ड मीनिंग नहीं पता या कुछ भी ऐसा जो उसका आप एनालिसिस नहीं लिख सकते, लाइन बाय लाइन एनालिसिस 2 बार समझा दिया है। चलिए, नहीं है डाउट तो यहाँ पर आपका जो ये पोयम है ये कंप्लीट हो चुका है।
इसका शायद फाइल मैंने बनाया था लेकिन मैंने सेंड नहीं किया था, तो आज मैं अभी सेंड कर दूंगी ताकि मैं भूल ना जाऊं फिर से। तो ये फाइल जो है ये मैं सेंड कर दूंगी विद अ फ्यू इंफॉर्मेशन अबाउट WH ऑडिन जो हमारे राइटर हैं, ठीक है। ये इनका बेसिक इंफॉर्मेशन यहीं पर हमने पढ़ा था, ठीक है, लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन से ज़्यादा ज़रूरी इंफॉर्मेशन है कि ये पोएम उन्होंने कब लिखी और ये पोएम पब्लिश कब हुई थी, ठीक है। सकिंग सर्फ यहाँ पर इसीलिए बोला गया है, सकिंग सर्फ का मतलब है कि जो पुल कर रही हैं, ठीक है, वो अंदर की तरफ खींच रही हैं, तो वो सर्फ मतलब होता है कि वो जो वेव्स को ही रेफर किया गया है, ठीक है, जो वेव्स अंदर की तरफ खींच रही हैं, ठीक है, और उस लकड़ी के टुकड़े को अंदर की तरफ खींच रही हैं और वो उसके ऊपर तैरता हुआ अंदर की तरफ, यानी कि पानी जो है सतह से यहाँ पर किनारे से दूर होता हुआ चले जा रहा है, ठीक है। यस, आई विल सेंड द इन्फॉर्मेशन अबाउट द पोएट बच्चे, वही मैं बता रही हूँ कि ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये तो मैं भेजूंगी। इसके साथ साथ ये पोएम इन्होंने कब लिखी, कब पब्लिश हुई, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू हैव डाउट वो आप मुझे बता दीजिए। एंड यहाँ पर हमारा जो पोएम्स, जैसा कि मैंने कहा सिलेबस में पोएम 2 ही बच गया है लुक स्ट्रेंजर के खत्म होने के बाद। नेक्स्ट क्लास इसका क्वेश्चन जो मैं करवा दूंगी, तो उसके बाद फिर हमारा बच जाता है सिर्फ ओडे टू द नाइट एंजल एंड ओडे टू द वेस्ट विंड। ये दोनों चीजें बच गई हैं, ये दोनों थोड़ी लंबी पोएम है, ठीक है, फिर भी इसे हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। द कंट्री ऑफ ब्लाइंड एक स्टोरी है, ठीक है, H.G. वेल्स की। ये स्टोरी मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दे रही हूँ, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी उस स्टोरी को पढ़ेंगे, क्योंकि जब मैं समझाऊंगी उससे पहले आपके पास एक बेसिक इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए, ठीक है, कि वो स्टोरी क्योंकि बहुत बड़ी है, ठीक है, तो मैं बार बार रिपीट नहीं कर पाऊंगी। अगर क्लासेस ऑफलाइन भी हो गई तो भी यहाँ पर बार बार रिपीट करना मुश्किल होगा, बहुत बड़ी स्टोरी है कंपेरेटिव टू द शॉर्ट स्टोरीज विच वी हैव रेड। पोस्ट मास्टर और द सेल्फिश जायंट बहुत ही शॉर्ट स्टोरी थी, उसको मैंने 2 बार पढ़ा भी दिया है, लेकिन यहाँ पर जो ये द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड है वो काफी लंबी स्टोरी है, उसको आपको खुद से पहले पढ़ना होगा। जो चीजें नहीं समझ में आ रही हैं उनको मार्क करके रखिएगा, या फिर जो पूरा का पूरा अगर पैराग्राफ नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन खुद से लेने का कोशिश करिएगा। उसके बाद जब मैं समझाऊंगी तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इसीलिए ये फाइल जो है ये H.G. वेल्स की द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड, ये मैं आपको सेंड कर दूंगी, इसको सिर्फ पढ़िएगा, ठीक है, लेकिन अभी हम इसको स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है, अभी हम इसको स्टार्ट नहीं करेंगे, अभी पहले इसको खत्म करेंगे लुक स्ट्रेंजर को। ओके, we do have time, so let's see if I can share the questions here. Okay, give me a minute, let me share the white screen. यस, जितने क्वेश्चन आज हो पा रहे हैं उतना क्वेश्चन कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली योर थीम ऑफ द पोएम, ठीक है। क्वेश्चन 1 would be what is the theme of the poem? थीम ऑफ द पोएम क्या है ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। इट शोज अ कनेक्टिंग और इट शोज अ कनेक्शन बिटवीन द नेचर एंड ह्यूमन बीइंग, ठीक है, हमारा एक कनेक्शन बिठाने के लिए, ठीक है, टू रिकनेक्ट अस फ्रॉम आवर नेचर, इसलिए ये पोएम लिखी गई थी। ये सारी चीजें आप इंक्लूड करके लिख सकते हैं जो भी चीजें यहाँ पर बनाई गई है, ठीक है।
ओके, सो एनालिसिस आप लोग लिखेंगे खुद से पहले, ठीक है? आई विल बी सेंडिंग इट, बट बिफोर दैट आप लोग यहाँ पर एनालिसिस खुद से लिखेंगे। मैंने लिख के रखा हुआ है एनालिसिस इसका भी, और जो पीछे वाली पोएम्स पढ़ाई हैं उनका भी एनालिसिस लिखा हुआ है। आई विल सेंड इट, बट बिफोर दैट यू हैव टू कीप इन माइंड दैट यू हैव टू डू इट। अच्छा, वन मोर थिंग, यहाँ पर ये चीज से पहले मुझे ये बताओ, एक मिनट रुक जाओ, इससे पहले मुझे ये बताओ, इसका राइम स्कीम बताओ तो। राइम स्कीम, हैव आई टोल्ड द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम? राइम स्कीम बताया है इस पोएम का? यस और नो बोल दो एक बार चैट बॉक्स में। नहीं बताया? यस, ट्राई टू फाइंड आउट द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम। एक पैराग्राफ को लीजिए आप, लास्ट एंडिंग वर्ड्स जो हैं उनको असाइन करिए लेटर्स, और उसके बाद मुझे बताइए व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। राइम स्कीम का मतलब हर एक पैराग्राफ में किस तरह पैटर्न फ्लो कर रहा है राइम करने का, ठीक है? पहले मुझे यहाँ पर बताइए, आप लोग आंसर लिख के भेजिए चैट बॉक्स में, उसके बाद फिर आई डिस्कस इट। Arpit, if the number of lines are 7, how come your number of letters be 6? अच्छे से रीड करिए, एक एक लाइन का, ये भी एक लाइन है, ठीक है? इसका भी एंडिंग, हाँ इसका भी एंडिंग आप काउंट करेंगे इसमें। All right, so a lot of students are getting the answer. Let me tell you what is the answer here. हम लोग यहाँ पर डिस्कस एक बार कर लेते हैं। तो अगर हमने यहाँ पर पहले स्टांजा में, ठीक है, नाउ है, नाउ हमारा डिस्कवर से मैच नहीं कर रहा है, हेयर से मैच नहीं कर रहा है, तो अगर हमने इसको ए असाइन कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर और कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो नाउ से मैच कर रहा है, ठीक है? तो नाउ को हम ए ही रहने देंगे, ए और दोबारा नहीं आएगा कहीं पर, ठीक है? डिस्कवर्स है, यानी कि एस लास्ट में है और ई आर का साउंड आ रहा है, ठीक है? और ये चीज भी नहीं है दूसरी जगह, तो इसको हम बी असाइन कर देते हैं, ठीक है? इस स्टैंजा को हम बी, इस लाइन को हम बी असाइन कर देंगे। हियर और ईयर और रिवर, इसमें अर का साउंड आ रहा है लास्ट में, ठीक है? तो इसको हम अगर सी असाइन कर देते हैं, सी मुझे बनाना पड़ेगा, इससे नहीं बनेगा। यस, इफ वी असाइन सी हियर, ठीक है, तो हियर, ईयर एंड रिवर, ये अगर हम सी ले लेते हैं, रिवर, डिस्कवर्स, river, discovers and rivers should be rhyming, but यहाँ पर rivers नहीं है, river है। अच्छा, विल सी। तो यहाँ पर ये दोनों तो, हियर और ईयर तो हमारा राइम हो रहा है, इतना हमें पता है, तो हमने सी इसको असाइन कर दिया। बी और सी राइम हो रहा है, तो हमने इसको डी असाइन कर दिया, ठीक है? ये हमारा हो गया डी। रिवर जो है, river is confusing here. Let me see here in the next one. Pause, ledges, pluck, tide, surf, lodges, side. इसको अगर हमने ए असाइन किया, तो ये हमारा ledges बी हो गया, pluck, surf and side.
3, 4, 5. Pluck and surf can be rhyming. Tide and side can be rhyming. तो ये हमारा C और C हो गया, और ये D हो गया, and ये D हो गया. And ये lodges है which are rhyming with the ledges. Ledges and lodges rhyming कर रहा है, तो हम इसको B assign कर सकते हैं. तो यहाँ पर भी हमारा B हो जाएगा. Let's confirm in the last paragraph. Ships यहाँ पर और किसी से मैच नहीं कर रहा है, तो इसको हमने A assign कर दिया. ठीक है. Errands जो है हमारा, यहाँ पर B assign हो गया इसको. ठीक है. View, enter, do, mirror, saunter. तो व्यू जो है वो डू से मैच हो रहा है. व्यू एंड डू. एंटर एंड सॉन्टर मैच हो रहा है, तो ये डू डी हो गया, ये भी डी हो गया. एंड मिरर एरेंट्स, यहाँ पर फिर से एस है, यहाँ पर एस नहीं है. ओके. मिरर एरेंट्स एंड मिरर, एरेंट्स एंड मिरर ये मैच नहीं कर रहा है, तो इसको हम बी में इंक्लूड नहीं करेंगे. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है मैच नहीं कर रहा है, तो इसको हम ई लिख देते हैं. यस संजीत. मैम ये प्लक एंड सर्फ मैम बोथ आर डिफरेंट. नहीं नहीं, प्लक एंड सर्फ जो वॉइस यहाँ पर मतलब जो आ रहा है आपका प्लक एंड सर्फ, ये वॉइस सेम कर रहा है. ठीक है, सेम प्रोनाउंसिएशन इसका हो रहा है. ठीक है. सकिंग सर्फ एंड अपोजिंग द प्लक, ये वॉइस सेम हो रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पर सी कर दिया. लेट मी कंफर्म, बट यहाँ पर यही राइम स्कीम बन रहा है आपका. ठीक है, इसको हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं. यस रोहित. मैम प्लक और डू तो सेम नहीं कर रहे हैं. नहीं, प्लक और डू कहाँ सेम कर रहा है? प्लक और मैम डू तो, उसमें भी सी किया है. अरे नहीं नहीं, डू नॉट मिक्स अप, दीज आर डिफरेंट पैराग्राफ्स. इसको पैराग्राफ्स में डिवाइड किया गया है. ठीक है, दिस इज वन पैराग्राफ, और कंफर्म एक चीज निकालने के लिए हमें एक ही पैराग्राफ चाहिए, लेकिन कंफर्म करने के लिए हम तीनों पैराग्राफ में सेम पैटर्न खोजेंगे. ठीक है. ओके ओके. Let's see if I can get this. Yes, विशाल. मैम ये ए बी सी कैसे लिखना वो समझ ही नहीं आ रहा है. ये बच्चे जो लास्ट वर्ड्स होते हैं, ठीक है, आप कितने दिन से क्लास कर रहे हो बच्चे मेरा? मैम कल अब्सेंट थे मैम. कल नहीं, पिछला मैंने नहीं पिछला मैंने ये चीज मैंने आपको बहुत पहले बता रखी थी, इसीलिए पता है मुझे अच्छा नहीं लगता है आप लोग जब एक चीज मैंने ऑलरेडी बता दिया है उस चीज को आप लोग याद नहीं रखते हैं. सी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ टू फाइंड अ राइम स्कीम इन योर पोएम. ठीक है, ये चीज बताया भी था मैंने. आपका जो पोएम है उसका राइम स्कीम कैसे निकलता है? व्हेन यू आर गोइंग टू द, जब आप रीड कर रहे हैं पोएम को, ठीक है, तो पोएम का जो आपका लास्ट लाइन्स होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर नाउ है, 1 मिनट, नाउ है, तो यहाँ पर ये लास्ट वर्ड हो गया, डिस्कवर्स हो गया, हियर हो गया, बी हो गया, ईयर हो गया, रिवर हो गया, और सी हो गया. तो पहला जो वर्ड है उसको हम ए डोनेट करेंगे. लेटर्स के थ्रू हम यहाँ पर डोनेशन करते हैं, तो पहला को हम ए डोनेट करेंगे. नाउ से जो भी वर्ड राइम कर रहा है, ठीक है, पूरे पैराग्राफ में नाउ से अगर कोई भी वर्ड, लास्ट वर्ड यहाँ पर अगर कर रहा होता सेम, तो हम सबको नाउ से, अगर मतलब नाउ हो जाता, रो हो जाता, इस तरह का सेम साउंडिंग वर्ड्स अगर होता कहीं पर, तो हम इसको सब जगह ए डोनेट कर देते. लेकिन यहाँ पर कोई सेम साउंडिंग वर्ड नहीं कर रहा है. ठीक है. ओके, इसका राइम स्कीम मुझे सोचना ही पड़ेगा डायरेक्टली. तो यहाँ पर डिस्कवर्स जो है उसमें मुझे डाउट हो रहा है कि वो रिवर से मैच करेगा नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पर एस जो है हटा दिए तो डिस्कवर और रिवर सेम हो जाता है, लेकिन डिस्कवर्स है और रिवर है, तो उसी में मुझे डाउट हो रहा है कि यहाँ पर सेम होगा कि नहीं होगा. लेकिन हेयर और ईयर तो आपको पता है, हेयर और ईयर दोनों सेम साउंड कर रहा है. ठीक है, प्रोनाउंसिएशन इसका जब आप कर रहे हैं, ईयर का साउंड लास्ट में आ रहा है. बी और सी
का ई का साउंड आ रहा है लास्ट में, तो ये दोनों को हम सेम लेटर डोनेट करेंगे। यहाँ तक आने पर हम लोग क्या पहुंचे थे, डी पहुंचे थे, तो इसको भी डी, इसको भी डी, इसको सी किया था तो इसको भी सी करेंगे। ठीक है, इस तरह आपका राइम स्कीम होता है। ओके, लुक स्ट्रेंजर, बार बार यहाँ पर क्यों ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पर स्ट्रेंजर? ओके तो इसका राइम स्कीम मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगी। क्वेश्चन जो मैंने बताया पहले, इसका एक क्वेश्चन अभी तक बताया है सिर्फ आपको यहाँ पर। यस, क्वेश्चन का डिस्कस करने का टाइम नहीं है। एक क्वेश्चन जो बताया आपको, मेन थीम क्या है इस पोएम का, वो मेन थीम लिख के लाइएगा। नेक्स्ट क्लास और क्वेश्चंस बता दूंगी इससे रिलेटेड। ठीक है, एंड लेट मी जस्ट टेक द अटेंडेंस बिफोर द टाइम इज अप, क्योंकि यहाँ पर मुझे टाइम लगता है। आपका दो बैच डिवाइडेड है, तो बैच 1 वुड बी एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं, इफ यू आर न्यू एडमिशन, अगर आप न्यू एडमिशन भी हैं तो आपको रोल नंबर आपको खुशी सर दे ही देते हैं। अगर डिले होता है रोल नंबर लेने में और आप डायरेक्टली क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो आईडी नंबर के साथ लिखेंगे डिस्प्ले नेम में। ठीक है, आईडी नंबर और बैच, जैसे BBA PPU 1 B1 B2 लिखा हुआ है इन लोगों ने, बैच 1 बैच 2 इंडिकेट कर रहा है, वो चीज आपको यहाँ पर लिखनी है। एंड ट्राई टू स्टे कनेक्टेड एज मच एज पॉसिबल। अगर आपका नेटवर्क इशू हो रहा है तो मेरे पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इन योर चैट बॉक्स। आप चैट बॉक्स में मुझे एक मैसेज भेजेंगे कि मैम यहाँ पर मेरा नेटवर्क इशू हो रहा है। अब दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम बच्चे, वो आपको काम है तभी आप किसी को पूछेंगे कोई काम करने के लिए। ठीक है, अब बार बार एक ही सवाल सबको ही पूछेगा तो गुस्सा आ जाता है। ठीक है, ऑलराइट, सो बैच 2 एंड यस दिलीप। सुमित, आई डिडंट अंडरस्टूड योर क्वेश्चन, मुझे नहीं समझ में आया आपका क्वेश्चन। बेनिफिट मतलब क्या? बेनिफिट अगर आप पूछना चाहते हैं, बेनिफिट ये चीज आपका, यस सुमित, बेनिफिट क्या पूछ रहे हो? यस मैम, ए बी जो लिखे मैम समझ नहीं पाए, उससे क्या मतलब हो सकता है? राइम स्कीम मतलब यहाँ पर आपकी क्या राइमिंग वर्ड्स हैं एंड में, इनको लिटरली डिवाइसेस कहते हैं, जिनका यूज करके जो पोएट्स हैं वो लिखते हैं। ठीक है, उनका एक रिदम बनता है ना जो लिखने का, तो उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आपका जो लिटरेरी डिवाइस होता है, राइम स्कीम क्या होता है, जो वर्ड्स जो एंड में मैच करते हैं, ये डिवाइसेस होते हैं। मतलब ये तरीका होता है कि एक राइम स्कीम बनाने का, एक तरह से इसको मतलब डिफरेंट लगे, एक स्टोरी जैसा ना सुनाई दे, इसीलिए राइम स्कीम यहाँ पर बनाई जाती है। ठीक है, पोएट्री इज अ लॉट डिफरेंट फ्रॉम योर स्टोरीज। तो ये सारी चीजें वो बहुत सिंपल तरीके में एक पैराग्राफ में भी लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने एक पोइट्री बनाई। पोइट्री बनाने का मतलब ये है, उसको एक कुछ राइम स्कीम में कुछ लिटरली डिवाइसेस यूज करके यहाँ पर इन सभी चीजों को लिखा गया है। ठीक है, ताकि ये एक मतलब पढ़ने में अच्छी लगे। ठीक है, और इसमें एक इमोशनल कनेक्शन आप ढूंढ सकते हैं बहुत आराम से, विच इज अ लिटिल डिफिकल्ट इन स्टोरी। स्टोरी में आप इमर्ज हो जाते हैं उस स्टोरी में ही,
और आप पोएट के बारे में या पोएट की थिंकिंग को नहीं सोचते हैं या राइटर की थिंकिंग को बहुत नहीं सोचते हैं, लेकिन पोएम अगर आप पढ़ते हैं तो पोएट के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज उनका जो बिलीव्स है, उनका जो बेसिस है, यही डिसाइड करता है कि उन्होंने यहाँ पर ये पोइट्रीज क्यों लिखी है। ठीक है, ऑलराइट। सो क्वेश्चंस जो हैं वो लास्ट क्लास डिस्कस कर लेंगे एंड नेक्स्ट क्लास डिस्कस कर लेंगे, और इसका राइम स्कीम मैं कंफर्म करके, इफ इट इज A B C D एंड C E D, मेरे ख्याल से तो यही है इसका राइम स्कीम। अगर इसमें कोई डिफरेंस आता है, मुझे अगर कंफर्म इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो मैं आप कंफर्म करके आपको बता दूंगी। ठीक है, राइम स्कीम अदरवाइज आप किसी भी पोएम का इसी ड्यूरेशन में या इसी प्रोसीजर से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ऑलराइट। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। जो भी डाउट्स हैं उनको लिख के रखिएगा, नेक्स्ट क्लास इसको पढ़ के आएगा, ये पोएम मैं सेंड कर दूंगी, तो इसको पढ़िएगा। जो डाउट्स होंगे लिखने में, जो एनालिसिस लिखने में प्रॉब्लम होगी, नेक्स्ट क्लास पूछ लीजिएगा। ठीक है, ऑलराइट।